हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीकेम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं अपनी कल की क्लास से, जहां पर हमने सीखा था रिफ्रैक्शन, जिसमें स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। और स्नेल्स लॉ हमने पढ़ लिया था। पहला लॉ पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण, एंड नॉर्मल और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में रहने वाले हैं। और इसमें क्या होता है, सेकंड लॉ क्या पढ़ा हमने, फॉर एनी टू मीडियम द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर रिमेन्स कांस्टेंट। इन दोनों का जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। और रिजल्ट में हमने सीखा कि स्पीड मीडियम चेंज होने पर, इफ मीडियम चेंजेस स्पीड चेंजेस, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, और वेवलेंथ, अरे स्पीड चेंज हो जाएगी तो वेवलेंथ चेंज होगी ही, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपॉन टाइम। तो इसलिए लैम्डा चेंज तो वेलोसिटी। बट क्वेश्चन है व्हाई, क्यों स्पीड चेंज हुई, स्पीड क्यों चेंज हुई। जैसे ध्यान से देखिए, यहां है v1, यहां है v2, चेंज हुई, इसका रीजन का क्या है। जैसे मान लो ये एयर में है, ठीक है, वायु में है, हमारी प्रकाश की किरण वायु में चल रही थी। अब इसको चलाया गया एयर से ले चल के हमने ले दिया ग्लास में, ग्लास मतलब कांच में। अब इसको कांच में चलाया जा रहा है, तो एयर से ग्लास में जा रही है तो स्पीड कम तो होगी। अब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कि सबसे ज्यादा जो लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की जो सबसे अधिकतम चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, उसको कहा जाता है लाइट सी लिखा जाता है। और ये होती कहाँ है, कहाँ, तो ये होती है एयर में या फिर वैक्यूम में होती है। ठीक है, वैक्यूम में होती है, जिसे आप बोलते हैं निर्वात, या फिर वायु में होती है। और वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इससे मैक्सिमम स्पीड कुछ नहीं हो सकती है। यानी अगर एयर में है तो ये मैक्सिमम स्पीड है, और उसके बाद वो दूसरे मीडियम में जा रही है तो सी से कम हो जाएगी। तो अगर हम इसको बनाएं, अलग अलग करके लिखें, तो v = c लिखें, या फिर ऐसा लिखें कि v1 = मैं लिखूं v2, v1 = v2। सही है ये रिलेशन, सही नहीं है ना, क्योंकि सबको पता है v1 कहाँ है, एयर में, तो ये ज्यादा होगा, और v2 क्या होगा, कम होगा। अब अगर मैं कहूं v1 = अगर मुझे v2 करना पड़े, तो आप कहेंगे कि आप कोई एक ऐसा नंबर लीजिए, क्योंकि v1 ज्यादा है तो इसको तोड़ा जाए तो इसको किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो वो उसको कल आ जाएगा। जैसे सबने फार्मूला पढ़ा था F = R, तो आपने कहा R ज्यादा होता है तो /2 किया, तोड़ा कि नहीं तोड़ा इसको। या फिर आपने कहा कि R = F किया, F कम है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो गुना किया कि नहीं गुना, छोटे में गुना किया और बड़े को डिवाइड किया। तो सेम, क्योंकि आपके पास पता है कि v1 ज्यादा है और v2 कम है, इसलिए या तो इसको तोड़ दीजिए किसी नंबर से, या दूसरा क्या कर सकते हैं, v1 = v2, आप ये कम है, v2 क्या है, v2 > v1। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, इसका x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस हिसाब से आपका ये नंबर ही है जो इन दोनों को बैलेंस करने के काम आ रहा है। क्योंकि सबको पता है जितनी एनर्जी इधर एंटर कर रही है उतनी एनर्जी आगे होगी। ठीक है, तो इस वजह से कहीं कुछ गायब होना नहीं चाहिए, इसलिए स्पीड जो होती है वो कम ज्यादा हो जाती है भाई। लेकिन दोनों को बराबर दिखाने के लिए हमने एक इसमें फैक्टर चुना। इस फैक्टर का नाम होता है, इस फैक्टर का नाम रखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, और ये अपवर्तनांक ही है जो लाइट की स्पीड को चेंज करने का काम करता है। और ये बाहर का नहीं प्रॉपर्टी है, खुद ही देखो, जब एंटर किया तब ये सामने आया, जब एयर में था तो सामने ही नहीं आई, लेकिन जैसे ही अंदर एंटर किया तुरंत ये मिला। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मीडियम मैटर की प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी या फिर क्वालिटी है। इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया तो क्या, लेकिन इसे क्या कहते हैं, मीडियम की क्वालिटी होता है। यही है वो जो लाइट की स्पीड पर इफेक्ट लाता है, चेंज लाता है, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो इट इज क्वालिटी ऑफ मीडियम और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करती है, जो व्हिच कॉजेस चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द क्वालिटी ऑफ मीडियम और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच कॉजेस इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट पर, लाइट की स्पीड को चेंज करने के काम आता है, उसका नाम हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर फार्मूला बनाया जाए तो यहां से फार्मूला बना सकते हैं आप लोग, v1, देखिए फार्मूला क्या बना सकते हैं, v2 इधर ले आइए, तो v1/v2 = क्या हो जाएगा, x,
V1 अपान V2 का क्या हो जाएगा x। अब क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया तो हम x को रिप्लेस करके हम यहाँ लिख देते हैं V1 अपान V2 इक्वल टू, इसका जो सिंबल रखा गया है इसे n से डिनोट किया जाता है तो उसको मैंने लिख दिया n से। तो फार्मूला क्या बना V1 अपान V2 इक्वल टू n। तो इट इज द क्वालिटी ऑफ मीडियम और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच कॉजेज इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फॉर एनी टू मीडियम। किन्हीं दो माध्यमों की चालों का अनुपात, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात ही क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो दोनों माध्यम में अब अगर ध्यान से देखो तो V1 कहाँ रफ्तार है भाई, V1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ध्यान से देखिए ये एयर में है, वायु में है, अब सबको पता है एयर में मैक्सिमम होती है। तो इस फार्मूले को और जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, जहां V1 है वहां लिख सकते हैं C और जहां V2 है वहां लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या हो जाएगा n। तो फार्मूला बना n इक्वल टू C अपॉन V। ये आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला, n इक्वल टू C अपॉन V, जहां C क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई V क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। V2 को क्या लिख दिया मैंने V लिख दिया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जैसे ग्लास में हो गया। तो इस हिसाब से ये n हो गया n इक्वल टू C अपॉन V। तो दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए कि C क्या है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है, V क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल है, n हवा का नहीं हवा का तो नहीं, n कहाँ का क्वालिटी ऑफ मीडियम, जो डिपेंड करता है क्वालिटी, जो चीज क्या चीज है क्वालिटी ऑफ मीडियम। और यही वो है जो causes the change in speed। why तो इसका रीजन आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI। ये RI ही है जो इस लाइट की स्पीड पर चेंज लाने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। दोनों डेफिनेशन में रिपीट कर दे रहा हूं। क्या है, अपवर्तनांक किसी माध्यम का गुण होता है जो प्रकाश की चाल को प्रभावित करता है, ठीक है। और आंतरिक गुण होता है जो कि किस बात पे डिपेंड करेगा, माध्यम के प्रकृति पर, कि नेचर ऑफ मीडियम कैसा है, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद लेक्चर लेंगे। तो क्लियर हुआ। इसका फार्मूला और कैसे लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहिए कि क्या लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो V इक्वल टू C बाई n। C को तोड़ दो तो V आ गया, वही तो है भाई V इक्वल टू C बाई n। तो किसी मीडियम में अगर आपको स्पीड बतानी है, किसी भी मीडियम में अगर जिस मीडियम में स्पीड बतानी है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लाइट की स्पीड को डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता हो तो अगर ये पूछ लिया जाए कि कांच में चाल कितनी होगी, तो बस कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग दे दो, डिवाइड कर दो तुरंत एयर वाली स्पीड को, खत्म। जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3 है। मैंने कहा इस मीडियम में रफ्तार बताओ, तो आप कहेंगे अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है तो V इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और 3 से 3 खत्म हो गया, 1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आसानी से लग जाएगा, कहाँ कठिन है किसी एंगल से, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, V और N का मल्टीप्लाई जब भी करोगे वो C आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। C इज कांस्टेंट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट दैट इज C, एंड ये क्या होता है कांस्टेंट होता है किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए। तो इसलिए V और N का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा C। अगर C आया तो आपका क्वेश्चन सही है, C नहीं आया तो क्वेश्चन सही नहीं है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से देखना, मैं इसको कर रहा हूं NV इक्वल टू C, चेक करें आया कि नहीं आया। N कितना है 3 इंटू 1 इंटू 10⁸, 3 × 3 क्या 3 इंटू 10⁸ आ गया, मतलब मैंने सवाल सही लगाया। क्लियर है, ऐसे सवाल लगाइएगा, लगता रहेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला कैसे लिख सकते हो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें चाल पूछा है, ठीक है। या अपवर्तनांक के बारे में दूसरा क्या कह सकते हो कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इस तरीके से कहा जा सकता है। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फॉर एनी टू मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द क्वालिटी ऑफ और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच कॉजेस इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आया। जैसे ही लाइट एयर से आ रही है पानी में उतारा गया, अब पानी में कोई ना कोई क्वालिटी है जो क्वालिटी स्पीड से लड़ेगी, फाइट करेगी, उसको अगेंस्ट होगी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब वो पानी से बाहर जाने लगा तो अब तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है, बाहर का, क्योंकि सब ध्यान रखिएगा
चलिए एक और टॉपिक लेकर के चलते हैं इसमें थोड़ा सा। चलिए तो हमें पता चला स्पीड क्यों चेंज हो रही है। यहाँ लिखा गया v1 इज नॉट इक्वल टू v2, लेमडा वन इज नॉट इक्वल टू लेमडा टू। हमने पूछा स्पीड क्यों चेंज हुई, आप बोले लेमडा चेंज हो गया। मैंने कहा लेमडा क्यों चेंज हुआ, यू आर आंसरलेस। तो आंसरलेस नहीं है, अब आप आंसर लेस हो चुके हैं और उसका क्या हो चुका है, वाई, दैट इज स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फार्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, एन इक्वल टू सी अपॉन भी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या फिर दूसरा क्या फार्मूला पढ़ लिया हम लोगों ने, v इक्वल टू सी बाई एन, पढ़ा। और सबको पता है अभी भी लास्ट न्यूमेरिकल में हमने क्या सीखा कि v इंटू एन क्या आना चाहिए, c आना चाहिए। क्लियर है सबको। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली कुछ बातें जो हमें समझ में आनी चाहिए। एयर के बारे में बात करो तो एयर में स्पीड कितनी होती है, एयर में स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे ग्लास में गई कम हो गई, यानी एयर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैक्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी रफ्तार से चलती रहती है। इसका मतलब साफ है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 होता है। 0 होता होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू सी। तो अगर मैं बात करूं फॉर एयर, इस रिलेशन को फॉर एयर लिखने की कोशिश करता हूं, फॉर एयर सी आना चाहिए। तो मान लेता हूं v1, और अगर मैंने इसको कर दिया 0 तो क्या हो जाएगा, सी, गलत हो जाएगा। तो फॉर एयर अगर मुझे पढ़ना है तो सी की वैल्यू ऐसा ना कर दें, एन की वैल्यू 1 ना कर दें। एन की वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू सी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये v1 क्योंकि सबको पता है एयर में रफ्तार कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸, जो कि सी के इक्वल ही आएगा। यानी एयर की जगह पर ध्यान से देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बार बार लिखा था, एन की जगह पर 1 1 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या निकल के आया हमारे लिए, 1। वेरी इंपॉर्टेंट, एन ऑफ एयर जो होता है वो 1 होगा हमेशा, और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऑल्दो इट इज 1.0003 होता है, वैक्यूम का 1 लेते हैं, बट हमारी कैलकुलेशंस के लिए हम लोग एन एयर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हो गया। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और उसके बाद कोई भी मीडियम ले लोगे, इसके बाद एन ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल भी हो सकता है फिर, ठीक है, लेकिन क्या याद रखिएगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा। वाटर ले लीजिए 1.33, ठीक है, अभी टेबल दे देंगे। और ग्लास ले लीजिए 1.5, डायमंड ले लीजिए 2.42, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता रहता है, ठीक है। तो Vn इक्वल टू सी। अब अगर ध्यान से देखो V और N का मल्टीप्लाई अगर C आता है, यानी यहाँ V और N का मल्टीप्लाई C आएगा, तो यहाँ भी V और N का मल्टीप्लाई क्या आएगा, C आएगा। अब हम मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, जो कि 1 ही है, पता है हमको, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया मैंने, N1, और इसका क्या मान लिया, N2। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है, V1 N1। क्या करोगे आप, V1 N1 वो भी C आएगा, और इसमें करोगे तो V2 N2 वो भी क्या आएगा, C आएगा। दोनों का RHS सेम है तो क्या हो जाएगा, V1 N1 इक्वल टू V2 N2। और यहाँ से लिखना चाहो आप अगर तो क्या लिख सकते हो, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। अभी देखिएगा सेम उसी फार्मूले पर पहुंचेंगे, सेम इसी फार्मूले पर पहुंचेंगे अगर पहुंचना चाहेंगे तो, ठीक है। आप चाहें तो वही C बाई V इक्वल टू N, सेम इसी फार्मूले पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला जो कि हमें बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, दिमाग में छाप लेना है। इसको ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ मैं एयर से ग्लास में गया, एयर से किस में गया, एयर से ग्लास में जा रहा हूँ, तो एयर में रफ्तार हो जाएगी C और ग्लास में रफ्तार हो जाएगी V इक्वल टू ग्लास में जा रहा हूँ तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, C बाई V इक्वल टू N, C बाई V इक्वल टू N। प्रूफ हो गया। तो ये फार्मूला वो भी सही है और ये भी सही है, बट ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है ये फार्मूला, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए V1 बाई V2 इक्वल टू N2 बाई N1। रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है V और N का, भाई आप समझो ध्यान से, ज्यादा कम का रेशियो, ध्यान से देखो, V1 ज्यादा है, ध्यान से देखिए, V1 N1 इक्वल टू V2 N2। इन दोनों के लिए ध्यान से देखो, सबको पता है V1 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ज्यादा है, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है, 1 कम ही तो होगा, V2 कम हो गई बट N2 इंक्रीज हो गया, ज्यादा कम कम ज्यादा कांस्टेंट ही रहा। यानी ये सब इनका जब प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो रेशियो भी इनका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि V1 बाई V2 करोगे तभी तो N2 आता है।
N2/N1 करो तो बात वही भाई N2N ही बना, इसलिए इनका रेशियो कांस्टेंट रहता है। और आपको पढ़ाया जाता है स्नेल्स लॉ में sin i बाई साइन आर, इसी में तो पढ़ाया गया sin i बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट। तो जो अब स्नेल्स लॉ लिखा गया, क्या लिखा गया यहाँ से sin i बाई साइन आर इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हो अगर लिखना चाहोगे तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। किन्हीं दो मीडियम में वेलोसिटी का रेशियो कांस्टेंट रहता है, रिफ्रैक्टिव जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो sin i बाई साइन आर इक्वल टू जो कांस्टेंट लिखा था अब उसको क्या लिख सकते हो N2/N1 इक्वल टू V1/V2 लिख सकते हो ना, इक्वल टू क्या लिख सकते हो V1/V2। अब सबको पता है क्लास 9 का फार्मूला V इक्वल टू लैम्डा अपॉन T या V इक्वल टू F लैम्डा। अब V1 F1 लैम्डा 1, V2 F2 लैम्डा 2, 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, पिछली वीडियो में बताया गया था। अब अगर रेशियो लोगे दोनों का, रेशियो लोगे तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है तो कट जाएगी, तो जहां V1 अपॉन V2 है वहां और क्या ले सकते हो लैम्डा 1 अपॉन, अरे भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका समय कट जाएगा, इसका टाइम कट जाएगा, बचेगा क्या डिस्टेंस लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो और आगे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। बट सबसे जरूरी क्या है ये वाला याद रखना, ये सबसे आगे वाला, ठीक है, सबसे आगे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा और हमेशा। सबसे आगे वाला मैं लिख देता हूं sin i बाई साइन आर इक्वल टू N2/N1, ये याद रख लीजिएगा। और अगर इसको आसानी से याद रखना चाहें कि आगे की क्लास में भी आसानी होती रहे तो क्या याद रखिएगा N1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, N1 sin i इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 sin r, यहाँ हो जाएगा N2 sin r, ये हो जाएगा मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि देखो स्नेल्स लॉ को और तरीके से क्या कहा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम एनी मीडियम, किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक और उसमें बने एंगल की साइन, एंगल की ज्या, उन दोनों का जो मल्टी प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। N1 sin i इक्वल टू कांस्टेंट, वही लिखा ना N1 sin i इक्वल टू N2 sin r, लिखा है कहीं, ये देखो V1 N1 ये लिखा गया है, V1 N1 इक्वल टू V2 N2, ऐसे याद रखिए, VN याद रखिए, 11 22 कर दीजिए, डबल कर दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा N1 sin i इक्वल टू N2 sin r। तो इस हिसाब से ये हो गया स्नेल्स लॉ का फुल PhD एंड ऑन फुल PhD ऑफ आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किन्हीं दो मीडियम में, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फॉर एनी टू मीडियम गिव्स यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एयर के लिए कितना होता है 1, किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे तो हमेशा ज्यादा आएगा। और अगर मैं बात करूं एन ऑफ ग्लास, किसके बारे में बात करूं कांच के बारे में, तो उसका 1.5 याद रखिएगा, या इसको 3/2 भी याद रख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं एन ऑफ वाटर कांच के बारे में तो इसका 1.33 याद रखिएगा, या 4/3 भी, 4/3 भी याद रखिएगा। अगर मैं एन ऑफ लिखना चाहूँ डायमंड के बारे में, हीरा, जैसे तुम हीरा, तो एन ऑफ डायमंड की अगर मैं बात करूँ तो उसका याद रखिएगा 2.42, ठीक है, 2.4 तक याद रखिए, फिलहाल 2.42 तक। तो ये सब कुछ आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको डायरेक्ट दिए जाते हैं, जो आपको याद रखना पड़ता है। अच्छा, हमने ये जो बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखो, N2/N1 किसी के रेस्पेक्ट में आ रहा है। अब थोड़ा सा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऐसे बताया गया, ये N2/N1 को लेकर के, इसके बारे में ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे होता है। V1 N1 इक्वल टू सी, V2 इक्वल टू सी, दोनों का कांस्टेंट है तो V1 N1 V2 N2 कर दिया और ये रेशियो कर दिया हमने। लेकिन जब ये हमने किया तो N1 इधर गया, देखिए N1 नीचे आया और फिर N2 बताया, है ना। तो N2 जब मैं बता रहा था तो मैंने कहा N ऑफ कांच का अपॉन N ऑफ एयर का, मैंने हवा नीचे रखी, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ रखा, नीचे रखा, फिर उसके रिलेटिव में बता दिया मैंने Ng। देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेयर ऑफ मीडियम का प्रॉपर्टी हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका प्रॉपर्टी हो गया, पेयर ऑफ मीडियम का। ये जो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है डायरेक्ट, इसे कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि दिया जाएगा, एब्सोल्यूट किसे कहेंगे, जो डायरेक्ट, जो एयर या वैक्यूम, जो एयर या वैक्यूम यानी हवा या निर्वात के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा, जो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में के सापेक्ष बताया जाए, डायरेक्ट बता दिया जाए, यानी जिसका हर एक हो वो हो जाएगा एक एब्सोल्यूट
A1 A1, ठीक है। तो A अगर एब्सोल्यूट का मतलब हो गया जिसके रिस्पेक्ट में 1 हो, यानी अगर मैंने कहा 1.5 है ग्लास का, Ng अगर ग्लास का है तो समझ जाइएगा ये नीचे हर में Na है अपॉन 1A है, याद रह जाएगा। क्लियर है ना, आसान है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी टॉपिक रखा जाता है। और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष का अपवर्तनांक किसे कहते हैं अभी वो भी जान लेते हैं। जैसे मैं इसको सापेक्ष भी कह सकता हूं, कैसे कह सकते हैं, नीचे हर है, हर में कौन है N1, तो कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले माध्यम का अपवर्तनांक के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ऐसा कहो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष में, ठीक है। सीधे सीधे बोला जाता है प्रथम माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। एब्सोल्यूट किसे कहा जाता है, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, एयर लिख लो या वैक्यूम, किसी के रिस्पेक्ट में अगर बताओ तो वो हो गया, मतलब अगर नीचे 1 है बेटा ना तो समझ जाना वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब ए मतलब एक, ए मतलब एक, ए का हिंदी भी इंग्लिश में ए लिखते ना, ए बॉय एक लड़का, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से एब्सोल्यूट का मतलब हो गया एक। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि मैंने बताया कि N2/N1 अगर मैंने लिखा है N2/N1 तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो पहले माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाएगा। ये हो गया आपका अपवर्तनांक के बारे में। तो इसे बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ N1 कुछ भी हो सकता है रेदर देन किसके अलावा, एयर और वैक्यूम के अलावा, कुछ भी वाटर हो गया या हो गया। फिलहाल हम सापेक्ष में एयर को लेकर खींचते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका N2/N1। इसको थोड़ा सा और अच्छे से जानना चाहे तो क्लियर है, ये वाला इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल से हम करेंगे आगे चल करके, और ये इंपॉर्टेंट है ही, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, कुछ भी इसमें से इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एब्सोल्यूट भी जान गए होंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, है ना, किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वैक्यूम में। और N2/N1 को क्या लिखा जाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो कि फुल PhD आपको करा रहा है, जो कि बता रहा है sin I sin R इक्वल्स टू N2/N1 इक्वल्स टू V1/V2 इक्वल्स टू λ1/λ2। और इसी को और अच्छे से सीखते हैं, हमने डाटा N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R। ये हो गया हमारा अगला, ठीक है। और यहाँ तक हमने सीखा, और क्या सीखा हमने सीखा N2/N1 को क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जो ऊपर है उसी के बारे में बताना, जो ऊपर है उसी का नाम लिख देना कि उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करा जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताया रहे हो क्योंकि ये ऊपर है। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं Ng/Na, तो आप इसे क्या कहोगे, Ng/Na को आप कहोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष बता रहे हो, जो कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एयर। आसान है, लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब कैसे, ध्यान से देखो, एक इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा याद रखने का तरीका बता देता हूं। जैसे आपने पढ़ा था M=HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या कहा, साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिसको रिस्पेक्ट टू में देते हो, जिसको विद रिस्पेक्ट टू कहते हो, उसको नीचे रख दिया जाता है डिनोमिनेटर में। जैसे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ गया। तो विद रिस्पेक्ट टू बोला तो वो नीचे ही जाएगा, तो नीचे रहने वाला विद रिस्पेक्ट टू के बाद आएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू के बाद आएगा। ये हमेशा रखना। हिंदी में क्या लिख सकते हो, हिंदी में इसको उल्टा, हिंदी में क्या कहोगे आप, हिंदी में बताओगे जो नीचे है उसको पहले लिखोगे। हिंदी में क्या लिख सकते हो, पहले माध्यम, हवा के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, ऊपर कौन है, ग्लास, कांच का अपवर्तनांक लिखा जाएगा।
ये हो गया आपका अपवर्तनांक के बारे में। अब इसको मैं शॉर्टकट भी दिखाता हूं, क्या लिखते हैं n2 बाई n1 को क्या लिख सकते हैं। n2 बाई n1 को लिखा जाता है 1n2। पढ़ने का तरीका ध्यान से देखना, इसको तोड़ो कैसे तोड़ोगे, जैसे क्या लिखा है ng बाई na, तो जो नीचे है ना उसको अब आगे ले आओ, अब उसको यहां पहले इज्जत दे देते हैं, ठीक है। जब तोड़ के लिखा गया तो बाद में इज्जत दिया, डिनोमिनेटर में ले गया, लेकिन जब पहले लिखना, जब केवल न्यूमरेटर में लिखने की बात आई तो इसको आगे कर दिया गया ANG, और जो आगे आया वो नीचे जाएगा, ठीक है। ये होता है शॉर्टकट। जैसे मैंने लिखा NW अपॉन NG, अब जो नीचे है उसको आगे ले आओ, उसको अब रिस्पेक्ट पहले दे दो, और क्या लिख दोगे GNW। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका। और पढ़ेंगे क्या, वही जो पर सबको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, पढ़ना जान गए होंगे, ठीक है। अगर इसको घुमा दिया जाए तो ध्यान से देखिएगा, कहाँ कर दें, किसमें कर दें, इसमें कर लेते हैं, ठीक है, या इसी में कर लेते हैं। इसको मैं n2 बाई n1 है, उसको मैंने क्या लिखा 1n2। अगर मैं लिख देता n1 बाई n2 तो आप इसको क्या लिखते, क्या लिखा जाता है इसको लिखा जाता, जो नीचे है उसको आगे ले आओ 2n1, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराओ, तो क्या हो जाएगा RHS का RHS से, LHS का LHS से, 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1n2 n2 बाई n1 इंटू 2n1 n1 बाई n2 से n2 चला गया, n1 से n1 चला गया, क्या आया 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1 आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपस में ही कि 1n2 इंटू 2n1। अब खुद ही देखो, सीधा उल्टा करोगे तो 1 ही तो आएगा, x मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, प्रूफ नहीं होगा। तो अगर मैं लिखूं ANG तो आप इसको लिख सकते हैं ANG इंटू GNA इक्वल टू क्या आएगा 1, लिखना चाहें तो अच्छे से क्या लिख सकते हैं ANG इक्वल टू 1 अपान GNA। ये नया फार्मूला भी आप लिखना चाहें तो दिमाग में छाप सकते हैं और लिख लीजिए, क्योंकि ये काम आएगा आपके। ANG इक्वल टू 1 अपान GNA, हो सकता है न्यूमेरिकल में ये दे दे GNA का मतलब क्या हो गया NA बटा NG, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स में NG बटा NA की जरूरत हो तो इसलिए घुमा के लैंग्वेज चेंज करके आपको स्विच करके उल्टा सीधा दे सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देख करके सॉल्व करना है। तो ANG इक्वल टू 1 अपान GNA, दिस इज आल्सो नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जब वो भाई एयर से ग्लास में गई, फिर ग्लास से एयर में वापस जाने लगी, तो ऐसे केस में ये काम आता है। क्लियर है, ANG इक्वल टू 1 अपान GNA। और शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो WNG इक्वल टू 1 अपान हाँ वेरी गुड GNW, बस आगे पीछे का खेल है, पलट दिया गया, ठीक है भाई। WNG को क्या लिख सकते हो, WNG को क्या लिख सकते हो, देखो WNG को लिखा जा सकता है NG बटा NW, है ना, जो नीचे है उसको आगे करा गया। और GNW को क्या लिख सकते हो, GNW को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन GNW NW अपॉन NG ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा NG बटा NW, ठीक है, यही तो लिखोगे। और ये NG बटा NW को अगेन क्या लिख सकते हो WNG, NG बटा NW इज WNG, ठीक है। तो ये 100% सही होता है। क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझ आ गई। तो यहाँ जो N2 बाई N1 है, इसको और अच्छे से लिखना चाहते तो बराबर आप क्या लिख सकते हो 1N2। चलिए एक लास्ट टॉपिक बचा रहेगा जिसमें रिवर्सिबिलिटी दिखाई भी जाती है कि एयर से, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है चारों तरफ एयर है, और एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में। व्हाट इज दिस, दिस इज रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन हम कांच के गुटके द्वारा कर रहे हैं, जिसमें ध्यान से देखिए लाइट एयर से कहाँ जा रही है ग्लास में, और उसके बाद कहाँ जा रही है ग्लास से एयर में जा रही है। तो एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में, इसको ऑब्जर्व करते हैं, सबको पता है। ध्यान से देखिए, हमने पढ़ रखा है N1 sin I इक्वल टू N2 sin R, ठीक है। अब यहाँ N1 की जगह पर Na है, N1 की जगह पर क्या है इस सरफेस पे लगाओ, सरफेस 1 पर बात करो, एट सरफेस 1 इस पर बात करते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और Na लिखा, sin I लिखा इक्वल टू N2 क्या हो जाएगा Ng इंटू साइन R की जगह पर साइन R1, ठीक है। अब आप खुद से एग्जामिन करिए, सबको पता है ना कि Na इंटू साइन N इंटू साइन I कांस्टेंट होता है किसी सरफेस, किसी एक सरफेस पर।
किसी एक सरफेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी यहाँ जो होगा वही यहाँ होगा। कहने का मतलब होगा n इंटू साइन आई, n इंटू साइन थीटा, ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ये भी स्नेल्स लॉ ही है, अरे इसी को तो लिखा है n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर वाई। ठीक है, तो ये हो गया na साइन आई इक्वल्स टू ng साइन r1। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो जो बात बताई जाती है मीडियम के बारे में, Na ध्यान से देखो, Na कम है कि ज्यादा, Na कम है और Ng ज्यादा है। अब सबको पता है अगर Na कम है तो यहाँ वेलोसिटी Va ज्यादा होगी और Vg कम होगी, है कि नहीं है। लेमडा A ज्यादा होगा, लेमडा G कम होगा। अरे हवा में वेवलेंथ ज्यादा होगी भाई, वेलोसिटी A ज्यादा होगी मतलब C ही तो होगी, और Vg क्या होगा, ग्लास में रफ्तार कम होगी। तो इस हिसाब से इसमें अगर ध्यान से देखें तो Na कम है, Na कम है तो साइन आई ज्यादा है, सॉरी Na कम है तो साइन आई ज्यादा है, आई जो भी है। लेकिन जैसे आप अगले मीडियम में गए, Ng क्या हो गया, ज्यादा की कम, ज्यादा की कम, ग्रेटर देन 1, n ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन 1। तो ये तो ग्लास है भाई, एक से ज्यादा तो Ng बढ़ गया। अब Ng बढ़ गया तो क्योंकि कांस्टेंट आता है तो Ng बढ़ गया तो साइन R1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइन R1 के कम होने का मतलब R भी कम हो गया। जैसे जैसे थीटा का मान कम होता है साइन का मान कम होता है, तभी तो साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1। तो थीटा बढ़ा तो साइन बढ़ा, आर कम तो साइन कम। तो खुद ही देखो साइन R1 कम हुआ, साइन R1 कम हुआ तो साइन R1 कम हुआ तो क्या कम हो गया, मतलब क्या कम हुआ, R1 कम हुआ तो R1 कम, और साइन आई ज्यादा है, इसका मतलब आई ज्यादा है, आई ज्यादा है और R कम हो रहा है इस सरफेस पे। अब ध्यान से देखो, आई ज्यादा R कम, कहने का मतलब कब हुआ ये, Na कम और Ng ज्यादा, इस चीज को अब यहां से एक बात बताई जाती है जिसे नाम है प्रकाशिक घनत्व, बोला जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम। किसी माध्यम का घनत्व के बारे में बात करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसे बोलते हैं सघनता और विरलता, रेरिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, तो इस हिसाब से ट्रांसपेरेंट मीडियम अभी पढ़ ही रहे हो, ये भी ट्रांसपेरेंट ये भी ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ मीडियम दो प्रकार से बता दिया गया भाई। अब खुद ही अच्छा सेकंड वाले में देख लो, फिर मैं आपको दोनों प्रकार का मीडियम के बारे में डिस्कशन कर देता हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट वाला सरफेस 1 पर, एट सरफेस 2। दूसरे सरफेस पे बात करो, एट सरफेस 2। ध्यान से देखिए, सरफेस 2 पे अगर बात करिए तो आपके पास क्या है, इसमें यहां से यहां जा रही है ना, तो क्या लिखोगे, Ng साइन R2 इक्वल टू क्या लिखोगे, N, ये इमर्जेंट रे है, निर्गत किरण, ये अपवर्तित किरण और ये आपतित किरण। ठीक है, ये एंगल ऑफ एमरजेंस इसलिए ई से लिखा, ये R1 R2 लिख दिया। तो Ng साइन R2 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, N हवा में गई, Na साइन ई लिखा जाएगा। खुद से देखो, Ng ज्यादा है कम, Ng ज्यादा है कि कम, Ng ज्यादा है, और साइन R2 खुद ही देख लो इतना सा है, साइन R2 कम, और वो कम रहता भी है बेटा। अब अगर Ng ज्यादा है और Na कम है, Na कम होगा तो साइन ई तुरंत क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है Na घटा तो साइन ई को क्या हो जाना पड़ेगा, साइन ई बढ़ा। साइन ई बढ़ने का मतलब क्या, ई बढ़ा, ई बढ़ने का मतलब यहाँ से पता चला कि R2 जो है, या फिर आप लिखिए R एट सरफेस 2, R कम हो गया और ई ज्यादा हो गया। और ये तब हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि Ng ज्यादा है और Na कम है। यहाँ से पता चली, फिर से ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात करते हैं कि रेज जा कहाँ से कहाँ रही हैं। ये सब होता कब है, ये होता कब है, जब रेज जाती हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में। एयर हो गया आपके लिए रेयरर, और ये क्या हो गया आपके लिए, डेंसर हो गया। जब प्रकाश की किरणें रेयरर से डेंसर में जाती हैं तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, क्योंकि आर का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो सब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काम कर रहा है। तो मीडियम कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। और यहां से जब रेस रेयरर से डेंसर में जाती हैं, कहां से कहां, पहले उतार लीजिए, ठीक है। और जब रेस से जा रही हैं, पहला वाला ध्यान से देखिएगा, लिख कहीं जगह यहां बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला वाला एनालिसिस कीजिए, कहां से कहां जानी है, रेयरर से डेंसर में। साइन आर का वैल्यू कम हुआ, तो जब रेस जाती हैं रेयरर से डेंसर में तो क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ध्यान से देखिए, जाना ऐसे था, बस ऐसे चली गई, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो गया।
ठीक है। और दूसरा क्या कह सकते हो, अच्छा कुछ और बात भी कह सकते हो, रेयर से डेंसर जाती है तो यही नहीं, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल केवल एक ही रिजल्ट नहीं आ सकता, दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, रेयर से डेंसर जा रही है यानी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, रेयर से डेंसर जा रही है ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बात है, तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, आर कम होगा और आई ज्यादा होगा। और क्या कह सकते हो तीसरी बात, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, तो स्पीड भाई हवा में चल रहा था पानी में उतार दिया, आपकी भी रफ्तार घट जाएगी तो लाइट की नहीं घटेगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। नॉट बी डिस्कस, डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर से रेयरर जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहला रिजल्ट, क्या जाना चाहिए था ऐसे बट ये इतना हट गई, है कि नहीं है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे, बेंड्स अभिलंब से दूर हट जाती है, बेंड्स अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाती है, ये घटना होती है। तो और ये तो पहला रिजल्ट हुआ, दूसरा रिजल्ट क्या ले सकते हैं, सेकंड रिजल्ट कैन बी रिटन एज आई, सॉरी, जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ई इंक्रीज हो जाता है और R2 डिक्रीज हो जाता है इस जगह पर, और तीसरा कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इतनी बात थी इस ग्लास स्लैब को लेकर के, और जो खास खास बातें इस ग्लास स्लैब के रिफ्लेक्शन से लेकर के जो बताया जा सकता है कि सबसे पहला जिस एंगल से एंटर कर रही है आई, जिस एंगल से एंटर कर रही है आई वो निकलेगी भी उसी ही एंगल से, क्योंकि मीडियम यहाँ भी एयर है और यहाँ भी, क्योंकि जिस रफ्तार से यहाँ एंटर कर रही होगी सी से, एयर में रफ्तार सी होती है, यहाँ रफ्तार फिर से अगेन क्या है, एयर, एयर है ना इधर भी, तो यहाँ भी किस क्या रफ्तार होगी, सी, तो जिस स्पीड से एंटर करी उसी स्पीड से बाहर निकल रही है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ है वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहाँ का रिजल्ट। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको n नजर आ रहा है, एक n, ठीक है, एक n नजर आ रहा है, नहीं अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल्स, तो यहाँ पर R1 और R2 भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ये यहाँ की दो बातें। और अगर ये जिससे एंटर कर रही है उसी एंगल से बाहर निकल रही है, इसका मतलब है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस, और ये जिस एंगल से एंटर किया उसी एंगल से बाहर निकला, ये सब नॉर्मल्स, तो इसका मतलब है ये जो लाइन आगे जाने वाली है ये और ये दोनों कैसी हो जाती है बाद में, पैरेलल। तो पहला रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट ये, तीसरा रिजल्ट जो इन दोनों जिसकी वजह से ये दोनों आया उसका नाम है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, आपतित किरण और निर्गत किरण क्या हो जाती हैं यहाँ पर, तभी एंगल इक्वल आएगा, और वो हो जाएंगी पैरेलल, यानी इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, रे गोस पैरेलल, समांतर हो जाती हैं, ठीक है। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं ना कि जो भी रिवर्सिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो एयर से ग्लास में जा रहा, क्या लिखोगे, एयर से ग्लास में जा रहा, ANG पढ़ोगे। अब यहाँ क्या जा रहा है, ग्लास से एयर में, अब एयर से ग्लास में जाएगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा, और ग्लास से एयर में जाएगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा, रिवर्सिबिलिटी वाला, तो ANG इक्वल्स टू 1/GNA लगा दिया जाता है, यहाँ भी आप वही कर सकते हैं, ANG इक्वल्स टू 1/GNA। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो इस हिसाब से कंप्लीट होता है, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, समझ में जरूर आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मौज से रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, धन्यवाद।